So today we will start our chapter number 9, that is coordination compound. And ये बहुत important chapter है, इसको बहुत एकदम ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज हमारा नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो लास्ट चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी, जब हम ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। उस टाइम मैंने आपको कहा भी था कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो आजकल की टर्मिनोलॉजी में, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कहीं नेचुरली मैं ऐसे कंपाउंड बताऊंगी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, ये सब क्या है? ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं कि कैसे क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी हम देखेंगे, वर्नर की थ्योरी, अल्फ्रेड वर्नर, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए थ्योरी दी थी। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया। जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं आपकी, वो ट्रांजिशन मेटल्स बनाती हैं, और उनमें जो लाइगेंड होता है आपका कोई भी डोनर एटम जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, जिसे हम जनरली सराउंडिंग एटम कह देते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, क्लियर। वो जो लाइगेंड्स होते हैं वो कई तरह के लाइगेंड्स अटैच हो सकते हैं, एक भी हो सकता है एक तरह का, और एक से ज्यादा तरह के लाइगेंड्स भी अटैच हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, पैलेडियम क्लोराइड, ठीक है, क्लियर। ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमने एक चीज और देखनी है कि इन्होंने, वर्नर ने दो टर्म्स बताई हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। दो चीजें बताई। वैलेंसी यहाँ पर टर्म कुछ और है, वो वाली वैलेंसी नहीं है जो आपने पहले कभी पढ़ी हो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। अब देखो, यहाँ से देखोगे, ये आपको दिख रहे हैं कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस हैं अलग अलग। ये देखो यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स देखो, स्क्वायर ब्रैकेट में कोबाल्ट NH3 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद 3 पॉजिटिव 3 Cl नेगेटिव बाहर लगे हुए हैं। तो इस तरह के कंपाउंड होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। किसी स्क्वायर ब्रैकेट में एक एंटिटी बंद होती है, ठीक है। ये जो कोबाल्ट NH3 6 है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये एक एंटिटी है। एंटिटी मतलब एक पार्टिकुलर एक चीज है ये। अगर ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं जनरली, अगर आप पानी में डिजोल्व करो, ठीक है। कोबाल्ट अमोनिया से अलग नहीं होता, अमोनिया का डायरेक्ट बॉन्ड है कोबाल्ट से, ठीक है। तो फर्दर ये जो एंटिटी है किससे अटैच है? 3 क्लोरीन से अटैच है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले में कोबाल्ट 1 क्लोरीन है 5 अमोनिया है। कोबाल्ट 1 क्लोरीन से अटैच है और 5 अमोनिया से अटैच है, और इसके पूरे के ऊपर इसके पूरे आयन के ऊपर +2 का चार्ज है, ठीक है। और इसके साथ +2 को बैलेंस करने के लिए 2 Cl नेगेटिव बाहर है। यहाँ पर जब 2 क्लोरीन आ गए तो +1 का चार्ज है और 1 Cl नेगेटिव बाहर है। सिमिलरली यहाँ पर इस वाले में क्या किया इन्होंने? सेम ही है। क्या फर्क कर दिया? कुछ भी तो फर्क नहीं है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगे हुए हैं, जो एटम या जो मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल एटम से अटैच हैं, वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है। वो क्या है? वो सेकेंडरी वैलेंसी है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एटम्स हैं या आयंस हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया लगे हैं, तो 6 उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, और 3 क्लोरीन इसके बाहर अटैच है, मतलब कोऑर्डिनेशन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बाहर जो 3 क्लोरीन है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। सिमिलरली अगले में देखो, नेक्स्ट कोबाल्ट में भी, यहाँ पर भी क्या है? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 ही है ना। 5 अमोनिया लगे हैं और 1 क्लोरीन लगे हैं, तो टोटल कितने अटैच है? 6 अटैच है। और बट इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी तो इसकी भी 6 होगी, बट जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयंस हैं, वो कम है यहाँ पे ना, ये 2 है। तो यहाँ पर कितनी है सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी? 2 है। ओके, तो सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है और प्राइमरी वैलेंसी 2 है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस प्रेजेंट है, जितने आयंस प्रेजेंट है, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। दो टर्म्स आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, जो एटम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो सिंगल एंटिटी होते हैं, और
ये जनरली रिएक्शन कंडीशन में डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो डिसोसिएट नहीं होगा। ये अगर आप पूरे कंपाउंड को, इस पूरे कंपाउंड को अगर आपने कहीं रिएक्शन में कहीं इन्वॉल्व किया, ठीक है, तो क्लोरीन, ये जो दो बाहर वाले क्लोरीन है ये अलग हो जाएंगे, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है पूरी, ये जो पूरा आयन बना हुआ है जिसके ऊपर +2 का चार्ज है, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बट जो चीज, जो आयंस या जो एटम या मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, ठीक है। मतलब कोबाल्ट क्लोरीन से अलग नहीं होगा, कोबाल्ट अमोनिया से अलग नहीं होगा, ये सब अटैच रहेंगे अंडर अ पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन। क्लियर? तो ये चीज हमने समझ ली है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। देखो इन्होंने लिखा सोल्यूशन कंडक्टिविटी कोरस्पॉन्ड्स टू, ये लिखा है 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, 1:1। ये पता है क्यों लिखा है कि अगर ये एक आयन है तो इधर कितने हैं, इधर 3 है, 3Cl नेगेटिव लिखा है ना, तो 3 आयन है। सिमिलरली ये जो पूरी स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक कैटायन है ना, इसके बाद 2Cl नेगेटिव है तो 2 अनायन है, तो 1:2 रेशो में आ गया। अब थर्ड वाले में ये पूरी एक एंटिटी है, ये कैटायन है, और ये बाहर वाली क्या एक अनायन है, तो 1:1 रेशो। फोर्थ में भी क्या है, सिमिलर है। ओके क्लियर? उसके बाद देखो, तो दो तरह की लिंकेज है प्राइमरी वैलेंसी। एक चीज याद करना, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल समझते हो, जो आयन डिसोसिएट हो जाते हैं यूजुअली अपने कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, वो आयनाइजेबल, मतलब आप उसको अलग कर सकते हो आयन की फॉर्म में, ठीक है। और ये जनरली नेगेटिव आयंस ही सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में आपको हमेशा यहाँ पर हमेशा नेगेटिव आयंस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो नेगेटिव आयंस वाली टर्म है वो प्राइमरी वैलेंसी है। ओके ये समझ लो। सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो सकती है, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी नॉन आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल है। ओके तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके जैसे कि आप देखो यहाँ पर कोबाल्ट का क्लोरीन के साथ भी है, अमोनिया के साथ भी है, तो क्लोरीन और अमोनिया दोनों उसकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है ना। तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है जबकि अमोनिया न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी आपकी न्यूट्रल भी और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी लिंकेज जिसे हम बोलते हैं, ये जो लिंकेजेस हैं कि कितना इसके साथ कितने एटम या मॉलिक्यूल अटैच हैं सेकेंडरी वैलेंसी में, वो डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर स्पाशियल अरेंजमेंट, मतलब किस अरेंजमेंट में वो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा या टेट्राहेड्रल में जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 दिख रही है मुझे, है ना, 2 क्लोरीन है, 4 अमोनिया है, 6 है ना, कोबाल्ट के साथ 6 आयन और मॉलिक्यूल अटैच है। क्लियर? तो ये कोबाल्ट जो है ये किस तरह के अरेंजमेंट में जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स में ये ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। 6 होने पर ऑक्टाहेड्रल में जाता है, 5 होने पर जनरली या तो स्क्वायर पिरामिडल या ट्रायंगल बाइपिरामिडल में जाएगा, 4 होने पर टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर में जाएगा, ठीक है। ओके अब जो स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो अभी आपने देखा ऊपर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलते हैं और या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और जो उसके आउटसाइड में आयंस थे देख रहे थे ना, 3Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, उन्हें हम काउंटर आयंस बोलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें काउंटर आयंस कहते हैं। उसके बाद देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के, देखो ये भी दिखा रखा है, ये भी दिखा रखा है, कई सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने ये भी बता देखा, देखो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये जो शेप्स हैं ये ज्यादा कॉमन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। क्लियर? तो 6 होने पर ऑक्टाहेड्रल होता है, 4 होने पर कभी टेट्राहेड्रल होता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी होती है, वो आप बाद में देखोगे कि कब टेट्राहेड्रल कंपाउंड होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगी, और कब स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है। क्या देखो एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू मेटल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर देखो आपने ये बताना है, ये फॉर्मूला दे दिया आपको, है ना, आपको ये बताना है कि किसके पास कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है, किसके पास कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है। अब देखो ये जो आपने ये जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं इधर लेफ्ट साइड में, देखो इसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको, जो आपने पीछे ऊपर मैंने कंपाउंड्स दिखाए हैं इसमें उसके साथ कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको, डेफिनेटली एक डिफरेंस लगेगा। यहाँ पे कोई ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह शो नहीं कर रखी, तो हमको मतलब पता नहीं है अभी कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट शो नहीं करी इसका मतलब क्या, मुझे क्या पता अभी कौन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है कौन बाहर है।
और जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा तब तक मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करूंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बताते हैं आपको, अभी मैं बताती हूँ। Where is the Jamboard? तो यहाँ पर मेरे पास क्या कॉम्प्लेक्स दिया था इन्होंने मुझे, जरा मैं देखूं, ये रहा, यस, PdCl2 अमोनिया। पैलेडियम के साथ 2 क्लोरीन दिखाए हैं, 4 अमोनिया दिखाए हैं। इधर एक और चीज दिया, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। मतलब कितना AgCl के मोल बने होंगे जब हमने इस कंपाउंड को, ये वाले कंपाउंड को जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है या सेकंड नंबर पे लिखा है, ये जो कंपाउंड इधर लेफ्ट साइड लिखे हैं ना, इनको जब हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो कितने AgCl बनेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले में 2 बन रहे हैं, 2 मोल ऑफ AgCl बन रहा है, सेकंड में भी 2 मोल बन रहा है, नेक्स्ट वाले में 0 मोल HCl है, सॉरी 0 मोल ऑफ AgCl है, फोर्थ वाले में 1 AgCl है और फिफ्थ में 0 है। देखो इससे हमें ये जो डाटा इन्होंने दिया है, इससे हमें सेकेंडरी वैलेंसी कैसे पता चलेगी मैं बताती हूँ। PdCl2 4NH3, जैसे इन्होंने लिखा PdCl2 4NH3। अब एक बात देखो यहाँ पे, PdCl2 4NH3 कितने AgCl बने हैं इसके साथ, जब हमने AgNO3 से इसको ट्रीट किया, सिल्वर नाइट्रेट से हमने इसको ट्रीट किया, तो कितने AgCl बने हमारे पास, हमारे पास बने हैं 2 AgCl। स्केच दूसरा लेती हूँ, इससे दिखाई नहीं जा रहा। ठीक है, हमारे पास कितने बने हैं, 2 AgCl बने। ओके, अब देखो 2 AgCl कब बनेंगे बेटा, सिल्वर नाइट्रेट से अगर मैं ट्रीट करूँ इसे, तो मतलब सिल्वर नाइट्रेट में क्या है, Ag प्लस और NO3 नेगेटिव, है ना, यही है ना सिल्वर नाइट्रेट में, क्लियर। तो 2 AgCl कब बन सकते हैं, जब यहाँ पर हमने AgNO3 तो एक्सेस में लिया है, जब 2 Ag प्लस 2, यहाँ पे लिख देते हैं 2 AgCl जब 2 Cl नेगेटिव के साथ, 2 Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, तब हमारे पास 2 AgCl बन जाएंगे, है ना, तभी 2 मोल ऑफ AgCl बनेगा, है ना, ये तो क्लियर है। मतलब इस स्ट्रक्चर से 2 क्लोरीन आने चाहिए, है ना, तभी 2 मोल बनेगा भाई, 2 क्लोरीन आने चाहिए, 2Cl नेगेटिव। 2Cl नेगेटिव कब आएंगे जिस स्ट्रक्चर से, है ना। आप क्या पॉसिबिलिटी लगा सकते हो, देखो आप क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हो, आप कह सकते हो कि हो सकता है कि PdNH3 4 हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक क्लोरीन हो। आप अपनी तरफ से भी पॉसिबिलिटी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, मैंने एक क्रिएट करके दिखाई है तुमको। ठीक है, मैंने ये बोलते हैं कि इसके ऊपर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर ही -1 चार्ज आ गया। ठीक है, एक मैंने पॉसिबिलिटी ये बनाई स्ट्रक्चर की। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी बनाओ PD, अभी आपको शायद थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि कैसे बना दिया, बट धीरे धीरे आप इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, कि जो पैलेडियम है, वैसे आपको मैं बता दूं, पैलेडियम जो होता है ये आपका कौन से ग्रुप का है, एक मिनट, ओहो ये तो रह गया, NH3 ये 4 है और 2 Cl मैंने बाहर लिखे हैं, 2 Cl, क्लियर, 2 Cl नेगेटिव मैंने बाहर लिख दिए और इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया +2 का, क्योंकि बाहर 2 Cl है ना, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, अगर ये स्ट्रक्चर होता, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर होता, तो ये जो क्लोरीन है ना, मैंने बताया था जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आइटम होता है वो कभी भी अलग नहीं होता। ये जो पैलेडियम से अटैच है ना, ये अमोनिया, 4 अमोनिया और ये क्लोरीन, ये रिएक्शन में इससे अलग नहीं होंगे। जब तक ये रिएक्शन में क्लोरीन पैलेडियम से अलग नहीं होगा
तब ये Ag पॉजिटिव से तब तक ये कंबाइन नहीं करेगा। Ag पॉजिटिव से कंबाइन होने के लिए Cl नेगेटिव को अलग से आना पड़ेगा ना, अकेला आना पड़ेगा। बट ये तो पैलेडियम से बॉन्ड बना के बैठा है और इस स्फीयर के अंदर जो है, इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो पैलेडियम से अलग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब एक ही Cl है जो बाहर जा सकता है। अगर एक ही Cl बाहर जा सकता तो क्या बनता, एक AgCl बनता, दो क्यों बनते हैं ना, तब एक बनता है ना। बट दो AgCl बने हैं हमारे पास, रिएक्शन में जो हमने ऑब्जर्वेशन की हमें पता चला कि 2 AgCl बने हैं। तो 2 AgCl कब बन सकते हैं, जब इस स्ट्रक्चर से 2 क्लोरीन आयन, अनायन को जब बाहर आएंगे। वो बाहर कब आएंगे, जब ये दोनों क्लोरीन आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर हो। इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट है। क्लियर? जब ये इससे बाहर होंगे तभी ये दो क्लोरीन इससे अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर इसके अंदर होने से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होने से ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो अगर 2 AgCl निकले हैं, बने हैं, तो मतलब 2 Cl नेगेटिव यहाँ पर बाहर की तरफ होंगे, तभी वो Ag के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर तो यही होगा जो मैंने सेकंड नंबर पे बनाया है। फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा। उसके बाद अगर ये स्ट्रक्चर है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, तो आप मुझे ये बता दो कि इसमें सेकेंडरी वैलेंसी क्या है और प्राइमरी वैलेंसी क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो टर्म होती है वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है और जो बाहर होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि कितने अमोनिया लगे हैं, 4 अमोनिया लगे हैं। ठीक है, क्लियर? 4 अमोनिया लगे हैं तो 4 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी और प्राइमरी वैलेंसी इसकी हो जाएगी 2। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। और दोनों ने सेकेंडरी पूछी है, प्राइमरी आपसे नहीं पूछी। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन पे फिर से वापस आती हूँ। ठीक है, ये वाला निकेल का साथ है Cl2 और 6H2। ठीक है, क्लियर? तो अब मुझे बता दो कि इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी। इसकी देखो भाई, 2 AgCl बन रहे हैं, तो मतलब 2 क्लोरीन कहाँ होंगे, बाहर की तरफ होंगे। ये 2 क्लोरीन कहाँ होंगे, ये बाहर की तरफ होंगे। जैसे कि इसमें देखो, इसी में देख लो, क्या था वो, निकेल Cl2 लिखा हुआ है। हाय हाय, ये निकेल है भाई, देख लेना इसको। आई के ऊपर डॉट लगाया है, ये गलती से वो बन गया। ठीक है, इसमें लिखने में ये तो प्रॉब्लम है, डॉट 6H2 लिख रही हूँ। ठीक है, डॉट 6H2। ओके, अब देखो इस कंपाउंड को मैं कैसे समझूं कि इसमें क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो इसको समझने के लिए हमने करना पड़ेगा कि 2 क्लोरीन, अगर 2 AgCl बन रहे हैं, मतलब 2 क्लोरीन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया और इसको 2 क्लोरीन को यहाँ पर हमने दिखा दिया। ओके, ये वर्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। ठीक है, जो वर्नर ने कहा वो है। अभी आप और भी थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें चीजें बहुत निकल कर सामने आएंगी कि एक्चुअल में होता कैसा। ठीक है, तो निकेल का यहाँ पर मतलब ये वाटर कहाँ होगा, वाटर आपका हमेशा अंदर ही होगा, क्योंकि जो आपकी ये प्राइमरी वैलेंसी है ना, प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये कोई ना कोई अनायन ही होगी। ठीक है, ये कोई नेगेटिव आयन होगी। यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं होता, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो अनायन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6H2 लगे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मतलब क्या है, इस निकेल की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इसमें इसलिए से 6 जो वैलेंसी है, आंसर देख लेना, सेकेंड में 6 ही आएगा। यस, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग वन। ठीक है, अब इसके 0 लिखा है, 0 AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब कोई भी क्लोरीन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है, सब कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही है। ओके, अब यहाँ पे देखो, डबल सॉल्ट एक चीज सुनी होगी आपने, और एक होते हैं चलो कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं जनरली मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। डबल सॉल्ट क्या होता है, तो डबल सॉल्ट की पहले एग्जांपल देखो, कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2O,
मोहर साल्ट आपने सुना होगा। मोहर साल्ट की हमने वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह में हम यूज करते हैं। FeSO4 अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2 ये पूरा मोहर साल्ट का फॉर्मूला है। देन पोटाश अलम KaLSO4 थ्राइस SO4 ट्वाइस डॉट 12H2O। ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये डबल सॉल्ट के हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, डबल सॉल्ट है। ठीक है, डिफरेंस क्या है जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में? डबल सॉल्ट जनरली क्या होता है, रिएक्शन में जब भी वो रिएक्शन में जाते हैं तो ये अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो KCl MgCl2.6H2 है। अगर ये रिएक्शन में आपने कहीं इसको यूज किया, कहीं डाला, तो KCl पोटेशियम Cl में अलग हो जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम और क्लोरीन में अलग हो जाएगा, और पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो FeSO4 अमोनियम सल्फेट है, आयरन अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, अमोनियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, इधर पानी अलग हो जाएगा। जबकि आपने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ जो चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो कभी भी अलग नहीं होती। आयरन साइनाइड से अलग नहीं होता। जैसे ये है ना K4FeCN6, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर है वो चीज तो अलग हो जाती है। जैसे 4 पोटेशियम लिखे तो चारों अलग हो जाएंगे, बट FeCN6 में ये पूरी एक एंटिटी की तरह रहेगा। आयरन और 6 साइनाइड अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, ये डिसोसिएट नहीं होंगे। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसी की वजह से क्या उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना। उसके बाद हमने कुछ टर्म सीखनी है जो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी कुछ नहीं है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है, जैसे ये कोबाल्ट Cl3NH थ्राइस है, ये पूरी चीज क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। सिमिलरली यहाँ पर ये देख लो आप। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटल है CO कोबाल्ट, ठीक है, इससे अटैच है। बाकी ये जो इनको हम लिगेंड्स बोलेंगे, मेटल के अलावा जो यहाँ पर है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। और ये इस मेटल से अटैच हैं, 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल मेटल से अटैच हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद सेंट्रल एटम और आयन किसे कहेंगे हम, ठीक है, ये भी देख लो आप। यहाँ पे देखो ये निकेल Cl2H2O4 सेंट्रल एटम क्या होगा, जिससे बाकी के लाइगेंड्स अटैच हैं। जनरली ये मेटल होता है, मेटल आयन। ठीक है, अब देखो ये निकेल Cl2H2O4, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, इस स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है। निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहाँ पर। इस कंपाउंड, इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो मतलब ये न्यूट्रल है। अगर मैं कहूँ इस कंपाउंड में निकेल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपको इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अभी ये भी दिखा देती हूँ। निकेल Cl2 6H2O है ना। ये है आपका स्फीयर। ठीक है बाबा, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब देखो वाटर के ऊपर कोई चार्ज होता है, नहीं। वाटर तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। अगर वाटर अटैच है निकल के साथ तो मतलब वो कोई चार्ज नहीं दे रहा है इसको। वेयर एज क्लोरीन Cl, ये Cl लिखा है जी मैंने, ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा Cl है। ये कितना चार्ज देता है, एक क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो कितना चार्ज हो जाएगा, -2। ठीक है, और जो मेटल होता है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को X मानिए। क्या मानोगे, X, क्योंकि ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो X -2 + 0 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल करना है, जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होता है वो करना है। अभी जैसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिखा है तो इसको क्या लोगे आप, इसको आप 0 मानोगे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2। अब मेरी बात देखो, यहाँ पर इस वाले में, हाँ, तो निकल के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2+। सिमिलरली आप यहाँ पे कोबाल्ट का निकाल सकते हो, आयरन का निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो इन यहाँ पर एक चीज और याद रखना, जो सेंट्रल एटम या आयन है, जनरली वो मेटल ही है, उसे हम अक्सर लुईस एसिड कहते हैं। लुईस एसिड क्यों कहते हैं बेटा, देखो यहाँ पर हर मेटल के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, है ना, जनरली पॉजिटिव चार्ज है। तो ये होगा क्या कि ये जो
इसके जो लाइगेंड्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैसे अपने इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं लूज कर दिया है ना, ओके, ये क्या करते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे होता है, वाटर के साथ कैसे बॉन्डिंग है, इसका ऑक्सीजन निकेल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये निकेल क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सिमिलरली कोबाल्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पर तीसरे वाले में आयरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो आयंस या एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, याद रखना, जो एटम या आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, वेयर एज जो एटम या आयंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं। जो एक्सेप्ट करेगा, ए से याद रख लो, ए से एक्सेप्ट है, ए से एसिड है, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, ठीक है, और जो डोनेट करेगा वो बेस होगा, ठीक है। इसलिए सेंट्रल एटम या आयंस को हम यहाँ पर लुईस एसिड बोलते हैं। उसके बाद लाइगेंड क्या होता है, लाइगेंड्स मैंने बताया आपको LIGNDs, ठीक है। ये आपके सिंपली ऐसे मॉलिक्यूल हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है, ये कोई नेगेटिव चार्ज जैसे क्लोरीन है, या फिर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे वाटर, अमोनिया, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल की टेंडेंसी क्या है, यहाँ पर लुईस एसिड है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, तो किससे एक्सेप्ट करेगी, लाइगेंड से एक्सेप्ट करेगी। तो लाइगेंड्स यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है, ओके। और इवन ऐसा नहीं, छोटे छोटे यही लाइगेंड्स, बड़े बड़े लाइगेंड्स भी हैं, जैसे ये है NH2 CH2 CH2 NH2, इथाइलिन डायमाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो आगे NCH2 CH2 NH2 थ्राइस, ट्राई इथाइलमाइन अमोनिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और ये देखो, ये इतना बड़ा लाइगेंड भी होता है, ये देखो इधर, इसे बोलते हैं हम इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। CH2CO नेगेटिव उस एसीटेट है, तो 4 एसीटेट है, तो टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन बोला है, डायमाइन, टेट्रा एसीटेट, ये आपका इससे 6 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को। कौन कहाँ कहाँ से, एक तो ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, दूसरा ये नेगेटिव चार्ज है ना, तीसरा ये वाला, और फोर्थ ये वाला, 4 तो ये हो गए डोनर साइट। डोनर साइट मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं। उसके अलावा कहाँ हो सकती है, देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर होगा एक, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे सकता है यहाँ से, और यहाँ से ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे सकता है मेटल को, तो इसलिए इसके पास 6 डोनर साइट होती हैं, क्लियर। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2 इथाइलिन डायमाइन, यहाँ पर कौन कौन दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला NH2 जो है, ये वाला नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये दे सकता है। इधर वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी दे सकता है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो कार्बन नहीं देगा, तो NH ये वाला N देगा और ये वाला N देगा, ठीक है, क्लियर। तो 2 डोनर साइट होगी, 2 जगह से जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अगर कोई लिगेंड मेटल आयन से अटैच है थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, ठीक है, मतलब उस कोई लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम है, सिर्फ एक डोनर एटम है, जैसे कि Cl है, Cl में Cl ही करेगा। वाटर है, वाटर में देखो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऑक्सीजन ही करेगा, ठीक है। अमोनिया है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन के पास देखो इलेक्ट्रॉन होते नहीं, कौन करेगा, नाइट्रोजन ही करेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो है आपके क्या बोलते हैं, ClH2O अमोनिया, इसमें एक ही डोनर एटम है, ठीक है, एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इन्हें हम यूनिडेंटेड बोलते हैं। यूनि मतलब 1, यूनिडेंटेड मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक है, ओके। अभी आ जाओ डाइडेंटेड पे। डाइडेंटेड कब होते हैं, जिनके पास 2 डोनर एटम हो, 2 डोनर एटम्स, जैसे इथाइलिन डायमाइन मैंने बताया था, है ना, इसमें इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये भी दे सकता है, और ये जो नाइट्रोजन है राइट साइड में, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो 2 डोनर साइट होगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे डाइडेंटेड लिगेंड। सिमिलरली ऑक्सैलेट होता है, C2O4 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखाती हूँ, C2O4 2 नेगेटिव कैसा होगा। देखो लिखा है C2O4 2 नेगेटिव, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं दिखाती हूँ। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। सिमिलरली इस कार्बन का बॉन्ड होगा दूसरे कार्बन से, और ये फर्दर जो दूसरा कार्बन है ये किसी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच होगा, ओके। अब देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -1 का, ठीक है,
और इस ऑक्सीजन के पास भी कैसा चार्ज है, -1 का चार्ज है। ओके, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कितना चार्ज हो गया, 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 2 डोनर साइड है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, और ये ऑक्सीजन भी, ये इलेक्ट्रॉन कह रही, ये ऑक्सीजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये ऑक्सीजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे 2 डोनर साइड हो गई, दैट इज व्हाई इट इज अ डाइडेंटेड। ओके, डाइडेंटेड इसको हम कहेंगे। अरे ये कौन सा खोल दिया मैंने, 1 मिनट बच्चा, ये रहा। हाँ, उसके बाद कईयों के पास सेवरल डोनर एटम्स होते हैं, उन्हें हम पॉलीडेंटेड कह देते हैं। जैसे कि आपका अभी EDTA है, इथाइलिन, ये EDTA किसका है, इसका शॉर्ट फॉर्म है इथाइलिन, ये जो साइड में स्ट्रक्चर है ना, इसी को EDTA बोलते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज रखा जाता है, 4 नेगेटिव समझ गए ना, एक एसिटेट के ऊपर -1 है, तो 4 के ऊपर कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, ओके, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। ये हेक्साडेंटेड है, हेक्साडेंटेड मतलब 6 डोनर साइड होंगी, एक तो ये है, एक ये, एक थर्ड ये, फोर्थ ये, 5th नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, 6th भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो 6 डोनर साइड्स है, इसलिए हेक्साडेंटेड ये है। ओके, नाउ चिलेट लाइगेंड क्या होगा, चिलेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम अक्सर पॉलीडेंटेड लाइगेंड के साथ देखेंगे। पॉलीडेंटेड समझ गए ना, जिनके पास 2-3 से ज्यादा डोनर साइड्स हैं, जनरली 2-3, एक हुआ यूनिडेंटेड, 2 हुआ डाइडेंटेड, अगर 2 से ज्यादा है तो पॉलीडेंटेड। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइड्स हैं, तो ये जो लाइगेंड्स होते हैं मेटल आयन के साथ जब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये चिलेट फॉर्मेशन करेंगे। चिलेट कुछ नहीं है, चिलेट काइंड ऑफ रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, रिंग बना लेंगे। ठीक है, इस तरह के लाइगेंड को हम बोलते हैं चिलेट लाइगेंड। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, चिलेशन किया है, रिंग फॉर्मेशन की है। ठीक है, और नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप्स, अगर कितने लाइगेटिंग ग्रुप्स हैं, कितने लाइगेटिंग ग्रुप से चिलेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी समझ गए, डेंटिसिटी वही है, डोनर साइड्स कितनी है, बात वही है। आप बुक की टर्म्स में देखो चाहे अपने टर्म्स में देखो, डेंटिसिटी मतलब हाउ मेनी डोनर साइड्स आर देयर। ओके, अब देखो चिलेशन मैं शो करती हूँ, चिलेशन कैसे होगा। लाइक इथाइलिन डायमाइन है, मैं कहूं कि कॉपर का कोई कॉम्प्लेक्स बना है इथाइलिन डायमाइन के साथ। डू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन डायमाइन, इट इज NH2 CH2 CH2 NH2। ओके, 2 डोनर साइड है, कौन कौन सी, एक तो ये अमोनिया NH2 दिख रहा है, इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हियर सेकंड अमोनिया, ये जो राइट साइड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 2 डोनर साइड्स हैं, तो दो जगह से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो अगर इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कॉपर के साथ तो कैसे होगा, लेट्स सी। थोड़ा इस पे नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं, वेट, इस पे प्रॉपर दिखेगा नहीं। कॉपर का बॉन्ड होगा नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन ने ही तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, नाइट्रोजन ही तो डोनर साइड है। ओके, क्लियर। उसके बाद CH2, और यहां पर फिर से एक और CH2 है, और ये CH2 फर्दर एक और NH2 से कनेक्टेड है। ओके, NH2, ऊपर वाला भी NH2 है, ये H है, थोड़ा इस पे लिखा नहीं जा रहा प्रॉपरली, तो समझ जाना, ये N है और नीचे वाला H है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। नाउ यहां पर आप देखो, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, तो आपको नहीं लग रहा ये रिंग बन गई है, मुझे तो लग रहा है ये रिंग बन गई है। और यहाँ पे जो बॉन्ड है ये ऐसे दिखाना है, एरो मेटल एटम की तरफ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, मेटल ले रही है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल एटम को, तो दैट इज वाई एरो किस तरफ होगा, मेटल एटम की तरफ होगा। तो कितने मेंबर्ड रिंग बनी है, लेट्स सी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाती है अगर इथाइलिन डायमाइन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो ये कैसा लाइगेंड हुआ, NH2 CH2 CH2 NH2, ये चिलेटिंग लाइगेंड हुआ, इसने चिलेट बनाया है मेटल के साथ। देयर आर सो मेनी चिलेटिंग लाइगेंड जो आप अभी इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो आई होप कि चिलेशन आपको समझ में आया होगा। और एक बार हमेशा याद रखना कि जब भी चिलेशन होता है, जब भी मेटल चिलेट्स बनाती है, जनरली 5 या 6 मेंबर की, 5 और 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल देन
अदर मेंबर रिंग लाइक 3, 4, 7, इनसे हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी आपकी 5 या 6 मेंबर रिंग। 3, 4, 7, 8 मेंबर रिंग्स, ये जो रिंग्स होती है इतनी स्टेबल नहीं होती, ठीक है, इसलिए इनकी बनने की टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर 5 या 6 मेंबर रिंग बनती है तो उससे स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। अभी चिलेट लिगेंड पढ़ लिया, अभी पढ़ना है एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड क्या होते हैं, देखो कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, और मेटल जो है ना एक टाइम पर एक ही डोनर एटम से ही बॉन्ड बना पाएगा, 2 से नहीं बना पाएगा। जैसे कि आपका NO2 है, नाइट्रीटो बोलते हैं हम इसको, जब एज अ लिगेंड प्रेजेंट होता है इसे बोला जाता है नाइट्रीटो। तो NO2 में 2 डोनर साइड्स हैं, कौन कौन सी है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो बोथ कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल एटम, है ना, क्लियर। तो अगर पर एक टाइम पर दोनों में से कोई एक ही दे पाएगा, दोनों एक साथ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि नाइट्रोजन भी दे रहा है ऑक्सीजन भी दे रहा है, फिर तो ये डाइडेंटेड बन जाता। अगर 2 होते ना, दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो ये डाइडेंटेड लिगेंड होता, बट एक टाइम पर एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर इसे एम्बीडेंटेड कहा है, क्योंकि इसके पास ऑल्दो 2 डोनर साइड्स हैं बट स्टिल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ये एक ही एटम से, एक ही डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल एटम को। लाइक अगर इसने नाइट्रोजन की तरफ से डोनेशन किया तो वी विल कॉल इट नाइट्रीटो N, अगर इसने ऑक्सीजन की तरफ से डोनेट किया तो वी विल कॉल इट नाइट्रीटो O। सिमिलरली यू कैन सी थायोसाइनेटो इज SCN, इसके पास भी 2 डोनर साइड्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक सल्फर है, दूसरी नाइट्रोजन है। अगर इसने सल्फर से डोनेट किया मेटल को तो वी विल कॉल इट थायोसाइनेटो S, ठीक है, अगर नाइट्रोजन से किया तो थायोसाइनेटो N, सिंपल। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो हैं जिनके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वो एक ही डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं मेटल एटम को। ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ओके, सेकंड है नेक्स्ट टर्म जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आपने कुछ नहीं करना, जो ये देखो कि मेटल के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्डेड है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्डेड डायरेक्टली टू मेटल एटम। लाइक इन दिस केस निकल NH3 4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, है ना। आई टोल्ड यू कि जितना कोऑर्डिनेशन, ये जो स्फीयर ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी लिगेंड होते हैं वो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 अमोनिया मेटल के साथ निकल के साथ डायरेक्टली अटैच है, इट मींस यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। सिमिलरली इधर देखो प्लैटिनम के साथ 6 क्लोरीन अटैच है, ठीक है, तो प्लैटिनम का क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ओके, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है, जनरली सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी क्या था, वही तो था, सेम ही तो टर्म है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं, वही सेकेंडरी वैलेंसी है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। चीज वही है, नाम 2 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी आप यहाँ पर ये देखो ना कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करो, हमेशा एक ध्यान रखना चीज का कि हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं, नॉट पाई बॉन्ड्स। अगर कोई डोनर एटम मेटल के साथ मान लो पाई बॉन्ड बना रहा है तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो मैं उसको 2 कंसिडर करूंगा। नो, आपने पाई बॉन्ड नहीं कंसिडर करना, क्योंकि हमने बॉन्ड नहीं कैलकुलेट करने, हमने डोनर एटम कैलकुलेट करने। चाहे एक डोनर एटम सिंगल बॉन्ड बनाए चाहे डबल बॉन्ड बनाए, डजंट मैटर, तो आपने सिर्फ नंबर ऑफ डोनर एटम्स चेकआउट करने। अब देखो FeC2O4, C2O4 क्या था, ऑक्सलेट थ्राइस, ठीक है, 3 ऑक्सलेट लगे हैं आयरन के साथ, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव। तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कैसे देखोगे, याद करो मैंने क्या बताया था, ऑक्सलेट में कितनी डोनर साइड्स है, अगर अभी तो मेरे पास रब भी ना शायद किया हो, कर दिया शायद, क्या ऑक्सलेट में मैंने बताया था 2 डोनर साइड्स होती हैं, दोनों ही ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 2 डोनर साइड्स होती हैं एक ऑक्सलेट में, यहाँ पर 3 ऑक्सलेट्स हैं, तो हाउ मेनी डोनर साइड्स,
there will be 6 donor sites. There will be 6 donor oxygen atom that will donate electron to iron. Okay, तो यहाँ पर आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा. सिमिलरली कोबाल्ट EN थ्राइस. व्हाट इज EN? EN एब्रीविएशन है किसके लिए है? इथाइलिन डायमाइन. इथाइलिन डायमाइन इज NH2 CH2 CH2 NH2. उसके लिए एब्रीविएशन यूज करते हैं हम EN. ठीक है, तो 3 EN लगे हैं और एक इथाइलिन डायमाइन में 2 डोनर साइट्स होती हैं, दोनों ही NH2 है ना. तुमको जैम बोर्ड पे दिखा देती हूँ. ये वाले देखो, ये भी इथाइलिन डायमाइन ही है जो मैंने सॉल्यूशन में दिखाया था. ये नाइट्रोजन है, इधर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और एक इसने डोनेट किया. इस पूरे को क्या बोला हमने? इस पूरे लिगेंड को हम बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन, जिसको शॉर्ट में इसका एब्रिविएशन है EN. EN. ओके, तो एक EN में 2 डोनर साइट्स हैं. 3 EN में कितनी होंगी? 6 है ना. तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट अदर ऑल्सो. उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है. जो स्फीयर ब्रैकेट की एंटिटी है वही आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. जैसे ये FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट 4 नेगेटिव है, ये क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मान लो K4 FeCN6 था. ठीक है, K4 है मतलब 4 पोटेशियम और एक पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, तो देयर विल बी +4 चार्ज इधर रहेगा. तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए? ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रल है ना. अगर इधर 4 पोटेशियम लगे हैं, +4 का चार्ज है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -4. ठीक है, तो ये FeCN6 -4 इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. ठीक है, और काउंटर आयन क्या है यहाँ पे? K पॉजिटिव. K पॉजिटिव विल बी काउंटर आयन. उसके बाद एक और चीज देख लो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल. ठीक है, तो मैंने बताया था जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है या फिर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक ही बात है, वो उस कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करेगी. ठीक है, मान लो 6 लाइगेंड अटैच है, 6 डोनर साइट्स हैं. 6 क्या है? डोनर साइट्स हैं. अगर मेटल एटम के साथ, तो वो ऑक्टाहेड्रल शेप में जाएगा. ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है? ये सेंटर में मेटल एटम है, 4 लाइगेंड ऐसे हैं स्क्वायर की फॉर्म में. एक स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर है, ये एक प्लेन में कंसीडर करो. इन चारों L को एक प्लेन में कंसीडर करो, ये एक स्क्वायर की फॉर्म में है ना. अगर आप इनके वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्क्वायर दिखेगा. ओके, और ये जो L है अबव साइड में, ठीक है, ये जो L है और ये वाला जो L है नीचे है ना, बिलो साइड में, ये इस प्लेन के ऊपर है, अबव द प्लेन है. ठीक है, जैसे कॉपी के ऊपर वाला एरिया क्या है? अबव द प्लेन. कॉपी के नीचे वाला एरिया बिलो द प्लेन. तो अगर ये आपके किसी कॉपी का पेज है ना, तो ये पेज के ऊपर वाली जगह है ना, वहां पर है ये पहले वाला ऊपर वाला L, एंड पेज के नीचे बिलो वाली जो साइड है उसके नीचे ये वाला L है. तो ये आपकी शेप है ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, जनरली 6 अगर आपके लिगेंड या डोनर साइट्स हैं तो मेटल या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आपका ऑक्टाहेड्रल शेप एक्वायर करेगा. और अगर 4 हुए तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो टेट्राहेड्रल जाएगा या फिर बनाएगा स्क्वायर प्लेनर. टेट्राहेड्रल कब बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर कब बनाएगा, इसको हमने आगे देखना है. अभी आप इस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि कौन सा टेट्राहेड्रल बनाएगा, कौन सा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा. उसके लिए अभी आपको इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल एटम्स हैं जो टेट्राहेड्रल बनाती हैं, कौन सी स्क्वायर प्लेनर बनाती हैं. ठीक है, टेट्राहेड्रल वही टेट्राहेड्रन की शेप में, स्क्वायर प्लेनर वही एक प्लेन में एक स्क्वायर जैसा. ठीक है, नाउ 5 अगर डोनर एटम्स हैं तो क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या है? देखो 3 L, ये वाला और ये वाला और एक ये वाला L. ये 3 L जो है वो एक प्लेन में है. ट्रायंगुलर फॉर्म दिख रहा होगा आपको. अगर आप इनके वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, ये एक प्लेन में है. इस प्लेन के ऊपर ये एक L दिखेगा अबव द प्लेन एंड दिस L विल बी बिलो द प्लेन. ठीक है, तो इस शेप को हम बोलते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. ओके, क्योंकि अगर आप इस L को इन तीनों L से ज्वाइन कर दो तो एक नीचे पिरामिड बन जाएगा. अगर सिमिलरली अगर आप इस L को इन तीनों L से ज्वाइन कर लो तो एक और पिरामिड बन जाएगा. तो ये ट्राइगोनल हुआ, 2 पिरामिड बन रहे हैं, तो दैट इज वाई बाइपिरामिडल. ओके, नाउ स्क्वायर पिरामिडल. नेक्स्ट, अगर 5 होने से एक और शेप बन सकती है स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल बिल्कुल सिंपल है, नीचे स्क्वायर बनाना है. ओके, एक अबव द प्लेन आपने L बनाना है. अगर आप इस L को कनेक्ट करो इस L से, जो चारों रिमेनिंग L है ना, इनसे कनेक्ट करो और फर्दर इन 4 L को भी आपस में कनेक्ट कर दो, तो एक स्क्वायर पिरामिडल की शेप क्रिएट हो जाती है. दैट इज वाई ज्योमेट्री को हम बोलते हैं
स्क्वायर पिरामिडल। तो याद रखना 6 होने पर ऑक्टाहेड्रल है, 4 होने पर 2 पॉसिबिलिटी है, तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, 5 होने पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। कैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो एक तो चीज याद रखना कि जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे उसे रोमन न्यूमरल में रखना है, पैरेंथेसिस में रखना है। जैसे ही देखो ये कॉम्प्लेक्स है कॉपर साइनाइड 4, ऊपर कितना चार्ज आ रहा है 3 माइनस। लो मैं इसको इधर ही दिखाऊं तुमको। क्या कॉम्प्लेक्स था हमारा, कॉपर टेट्रासाइनो तो अभी नॉर्मल क्लेशर भी करना सिखाऊंगी, टेट्रासाइनो क्यूप्रेट। ओके, क्या नाम है इसका, टेट्रासाइनो क्यूप्रेट। इसमें अगर मैं बोलूं कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली मेटल की फाइंड आउट करते हैं, उसको एक्स अज्यूम कीजिए। कर दिया एक्स अज्यूम। एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, एक साइनाइड पे चार्ज होता है -1, और 4 पे कितना होगा, 4 साइनाइड्स आर देयर ना, तो टोटल चार्ज ऑन साइनाइड विल बी -4। x plus -4 is equal to overall charge on the complex। कितना चार्ज है पूरे स्फीयर पर, -3। तो इधर इक्वल में लिख दो -3। x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू बहुत सिंपल है, -3 + 4 दैट विल बी +1। तो मतलब कॉपर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, +1। अब आपने इसको कैसे लिखना है, आपने इसे रोमन न्यूमरल में लिखना है और पैरेंथेसिस में लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये कॉपर की +1 आई ना, आपने +1 ने लिखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में +1 ने लिखना। ऐसे सिंपल कॉपर लिखो, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया और बीच में रोमन न्यूमरल में 1 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 1 है। ऐसे आपने लिखना है, हर कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बहुत सिंपल सी टर्म है होमोलैक्टिक एंड हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो होमोलैक्टिक कब होंगे, जब सारे के सारे डोनर एटम सेम काइंड के हों, वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स विल बी देयर, देन वी विल कॉल दैट कॉम्प्लेक्स एज होमोलैक्टिक। जैसे कि यहाँ पे देखो कॉपर हेक्सामिनो कॉपर, ठीक है, यहाँ पे 6 अमोनिया लगे हैं। अमोनिया के अलावा और कोई लेगेंड यहाँ पर नहीं है, सिर्फ अमोनिया है, ठीक है, एक ही तरह का लेगेंड है, अमोनिया ही है और कुछ नहीं है। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, ये होमोलैप्टिक हो गया। हिट्रोलैप्टिक क्या होंगे, जब मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स आपके वहां पर प्रेजेंट हो। लाइक ये देखो टेट्राअमीनो डाइक्लोरो कोबाल्ट, टेट्राअमीनो डाइक्लोरो कोबाल्ट, यहाँ पे अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है, 2 तरह के हो गए ना, एक से ज्यादा होना चाहिए ना, तो ये हिट्रोलैप्टिक हो गया। तो होमोलैप्टिक सेम काइंड के डोनर एटम, हिट्रोलैप्टिक डिफरेंट काइंड के डोनर एटम जब रहेंगे तो वो आपकी हिट्रोलैप्टिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मैं कल कराऊंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतनी इजीली इसमें प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब मैं इसे पढ़ा दूं तो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करना, खुद से उसका नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करना, देन तभी आपको ये आएगा। ऐसे रूल्स पढ़ने से तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।